अब आपको बताएंगे कुछ अपडेटेड नंबर्स के बारे में। मुइस, क्यों ना आप शुरू करें। बिल्कुल, तो नाज़रीन हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ रियल टाइम इंफॉर्मेशन नंबर्स आ रहे हैं। अमेरिका में रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वक्त एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, AP के मुताबिक, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 198 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स के साथ आगे नज़र आ रहे हैं अभी, और कमाला 109 वोट्स के साथ शी इज़ ट्रेलिंग। कुछ और इदारे जैसे फॉक्स न्यूज़ हो गया वो डोनाल्ड ट्रंप को 205 पे दिखाते हैं और कमला हैरिस को 117 पे दिखाते हैं। तो आइए ज़रा चलते हैं, सबसे पहले अपने स्विंग स्टेट्स की जानिब चलते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंस उनको दी जा रही है स्विंग स्टेट्स को रिजल्ट्स के एतबार से। तो पहले हम नज़र डाल लेते हैं, अभी नेवाडा के रिजल्ट्स आना बाकी हैं और एरिज़ोना इज़ वन ऑफ द स्विंग स्टेट्स, वो ब्लू में नज़र आ रहा है। उसके 11 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। फिर अगर आप थोड़ा ईस्ट वर्ड्स आप मूव हो जाएं तो साउथ ईस्ट में जॉर्जिया नज़र आ रहा है, वो रेड टेरिटरी में नज़र आ रहा है, उसके 16 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। फिर जॉर्जिया से आप ऊपर जाएं तो नॉर्थ कैरोलिना भी इस वक्त रेड टेरिटरी की तरफ नज़र आ रहा है, उसके भी 16 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। फिर आप देखें तो पेंसिल्वेनिया, जो कि काफ़ी देर तक ब्लू रहा, वो अब थोड़ा थोड़ा अब रेड टेरिटरी में जा रहा है, जो कि अभी पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं और इम्पोर्टेंस के अतबार से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्विंग स्टेट भी है। एंड देन आफ्टर पेंसिल्वेनिया अगर आप मिशिगन की तरफ चले जाएं, जो कि एक और स्विंग स्टेट है, उसके 15 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं। तो मिशिगन इस वक्त जो है ब्लू, मतलब स्लाइटली लीडिंग टुवर्ड्स द ब्लू। फिर मिशिगन के साथ ही विस्कॉन्सिन है, विस्कॉन्सिन इट इज़ स्लाइटली लीडिंग टुवर्ड्स रेड। तो नाज़रीन ये US इलेक्शंस के जो नंबर्स हैं, ये कभी कुछ स्टेट्स रेड होती हैं, कभी कुछ ब्लू होती हैं। जैसे नॉर्थ कैरोलिना जब शुरू हुई थी तो कमला हैरिस को तकरीबन कुछ पोल्स के मुताबिक 68% लीड थी, बट देन दैट स्टार्टेड गेटिंग नैरोअर एज मोर रिजल्ट्स केम। तो इम्कान ये है कि नंबर्स में रद्दोबदल हो सकता है जैसे वक्त के साथ। तो हमने आपको बताया। बाकी अगर आप देखें अभी कैलिफोर्निया के रिजल्ट्स आना बाकी हैं, 54 सीट्स कैलिफोर्निया में है। हिस्टोरिकली कैलिफोर्निया हैज़ बीन अ डेमोक्रेट स्टेट, और जो पोल्स जो आए हैं और जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं और ऑब्जर्वर्स के मुताबिक कैलिफोर्निया इस दफ़ा भी ब्लू ही रहेगा। देन अगर आप चले जाएं, टेक्सास जो है वो कॉल भी हो गया है, फ्लोरिडा भी कॉल हो गया है और वो रेड में है इस वक्त। एंड जो देखें कि रेड वॉल इंटैक्ट नज़र आ रही है, इवन दो कमाला ने शुरू में आई थिंक कुछ स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा पुश दिया। स्पेशली अगर आप देखें तो टेक्सास की बात हो गई, या उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में एक अच्छी स्टार्ट ली, पेंसिल्वेनिया में भी अच्छी स्टार्ट ली। बट अभी अगर आप देखें न्यूयॉर्क जो ब्लू, जो आपकी बिल्कुल ईस्ट साइड है, न्यूयॉर्क हो गया, न्यू हेवन हो गया और न्यू जर्सी हो गया, तो वो सारी साइड आई थिंक फर्मली ब्लू इस वक्त नज़र आ रही है। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स और अपडेट होते हैं तो हम आपको नंबर्स के हवाले से आगाह करते रहेंगे। तो अब मज़ीद चलते हैं रीबा की जानिब। रीबा, आप व्हाट नंबर्स और व्हाट फैक्ट्स डू यू हैव टू टेल टू द ऑडियंस? बिल्कुल, सबसे पहले बिफोर आई गेट इनटू द नंबर्स, गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ हैं हमाद रोहेला, जो लीगल एक्सपर्ट हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टली अमेरिका से। हमाद रोहेला साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत हैं जी? थैंक यू। It's great to have you on the show. Just before I jump into the questions, सबसे पहले नाज़रीन को बताते चलें कि मुइज़ ने अभी आपको समझाया कि किस तरीके से ये स्टेट्स रंग बदल रहे हैं जैसे कि जैसे हमें पोल्स के रिज़ल्ट्स मालूम होते जा रहे हैं। अब ये रिज़ल्ट्स आ कहाँ से रहे हैं? आपको बताते हैं एग्ज़िट पोल्स क्या होते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ फॉर्म 45 होता है, अमेरिका में एक मुख्तलिफ चीज़ होती है एग्ज़िट पोल। जब वोटर अपना वोट डाल के बैलेट बॉक्स में पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलता है तो दुनिया के तमाम खबररसां इदारे, स्पेशली एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स, जो बहुत सालों से इस दुनिया में इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, वो वहाँ मौजूद होते हैं और वो वोटर से पूछते हैं कि आपने किसको वोट डाला और आपके टॉप 3 इश्यूज़ क्या थे जिसके लिए आपने वोट अपना कास्ट किया। तो जब ये एग्ज़िट पोल उनके पास मौजूद होता है तो जैसे जैसे पोलिंग क्लोज़ होती जाती है डिफरेंट स्टेट्स में एग्ज़िट पोल्स के रिज़ल्ट के अंदर बेहतरी और इम्प्रूवमेंट आती जाती है 50% से 60% से 70% से। लेकिन इवन अंटिल द वेरी एंड ये गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज होते हैं
विच इज़ वाई हम कभी भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कौन सा स्टेट किस तरफ जाएगा, लेकिन ये एग्जिट पोल्स एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा रिज़ल्ट किस तरफ जा रहा है। और जैसा कि मोइज़ ने आपको बताया कि कैंसस, मोंटाना, इलिनॉय ये वो स्टेट्स हैं जो टिपिकली रेड स्टेट्स हैं, और राइट बिफोर वी वर अबाउट टू स्टार्ट ये लिटरली ब्लू थे, और अब वापस कैंसस और मोंटाना रेड हो गए हैं, लेकिन इलिनॉय एक्चुअली अभी तक ब्लू है। तो काफ़ी डेवलपमेंट्स आती जा रही हैं। लेकिन हमार जोहिला साहब, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, आप ज़रा हमें आगाह करें कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस की ऐसी कौन सी पेचीदगियाँ हैं जो इस इलेक्शन में ख़ास तौर पर हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए? देखिए, इलेक्शन प्रोसेस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये प्रोसेस पिछले साल स्प्रिंग से स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो जो इंटरेस्टेड उम्मीदवार होते हैं वो अपना नाम फेडरल इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करवाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जनवरी से लेकर जून तक कॉकसेस होते हैं, प्राइमरीज होल्ड किए जाते हैं जहां पे पार्टीज अपने उम्मीदवार को फाइनल करती हैं। उसके बाद पार्टी जो रनिंग मेट है उसको अनाउंस किया जाता है, जो कि हमने देखा कि बाइडेन की जो रनिंग मेट थी वही बाद में हमारे सामने आ गए। और फिर उसके बाद हमने देखा जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर मैं आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूं, जिसके लिए इलेक्शन जाना जा रहा है, जिसको तो कहा जा रहा है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लिटिगेटेड इलेक्शन इन यूएस मॉडर्न हिस्ट्री। आप ट्रंप साहब की जो पर्सनैलिटी है अगर आप उसको सामने रखिए तो एक बात जो यकीनन कही जा सकती है, जो उनके मुखालिफिन भी कहते हैं और जो उनके फेवर में है वो भी हमेशा ये बात मानते हैं कि जहां पर ट्रंप जैसी शख्सियत होती है वहां पर एक चीज कंफर्म होती है कि कोई भी बात यहाँ पर मामूल के मुताबिक नहीं होगी। इसको दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल जरूर होगा। तो इस बार भी इलेक्शन लड़ने का जो तरीकेकार हमारे सामने आया है, बैलेट के जरिए तो इलेक्शन लड़ा ही जा रहा है, लेकिन कोर्ट्स में भी साथ ही साथ ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से एक तासुर मिल रहा था कि शायद ये सन 2000 में जो इलेक्शन हुआ था यूएस में उसका रीटेलीकास्ट होगा। मैं आपके सुनने वालों को, देखने वालों को बताता जाऊं कि सन 2000 में जब इलेक्शन हुआ था और जिसका रिजल्ट आया था उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि वो इलेक्शन वो अमेरिकन जो है वो इलेक्शन बैलेट के थ्रू नहीं जीते थे, वहां पर एक जज के वोट से इलेक्शन जीता गया था और उससे पार्टी बनाई गई थी। उसका अगर बैकग्राउंड में आपको बताता चलूं तो उस वक्त के जो वाइस प्रेसिडेंट थे एल गॉर, वो इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त के टेक्सास के गवर्नर बुश के साथ, और जो रिजल्ट थे बहुत नेक टू नेक आ रहे थे, जैसे प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि इस बार भी आएंगे। लेकिन अभी तक जो आपने सिचुएशन बताई है उससे मुझे भी पता चला है कि क्लियरली लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हेड टू हेड फिलहाल तो नहीं है, ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं। बहरहाल उस इलेक्शन में हुआ ये था कि बुश और एल गॉर बहुत करीब आ चुके थे। बुश के 246 वोट थे, एल गॉर के 255 वोट थे। तो लास्ट जो बैटल ग्राउंड जिसको कहा जाता था उस वक्त जो स्विंग स्टेट थी वो फ्लोरिडा थी, उसके 25 वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। उस वक्त तक जो टोटल मार्जिन था बुश का वो सिर्फ और सिर्फ 900 वोट का था, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये सारा मामला चला गया था रिकाउंटिंग में, मशीन की रिकाउंटिंग में। लेकिन जो एल गॉर थे उनकी डिमांड थी कि ये बाय हैंड रिकाउंटिंग की जाए, और जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि 35 पंक्चर लगाए गए या 4 हल्के खोल दो, इसी तरीके से वहां पर भी 4 काउंटीज के बारे में डिमांड की गई कि उनके ऊपर रिकाउंट किया जाए। ऐसे में जो फ्लोरिडा की सेक्रेटरी थी, जो कि ना सिर्फ रिपब्लिकन थी बल्कि उन्होंने साथ ही साथ बुश के लिए वोट कैंपेन भी किया हुआ था, उन्होंने कहा कि ये रिकाउंटिंग का जो अमल है ये 14 नवंबर तक खत्म कर दिया जाए। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स अमल था, बाय हैंड इसको काउंट करना इम्पॉसिबल था। एल गॉर की रिक्वायरमेंट थी, उनकी डिमांड थी कि इसकी टाइमलाइन बढ़ाई जाए, जिसकी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये डेट एक्सटेंड कर दी थी 26 नवंबर तक, मगर हमने देखा कि 26 नवंबर तक भी ये मामला रिकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ। 4 काउंटीज में से सिर्फ 2 काउंटीज अपना रिजल्ट जमा करवा पाई, एक तो कंक्लूड ही नहीं कर पाई और आखिरी ने अपना रिजल्ट चंद घंटे ताखीर से जमा कराया। और उसके बाद भी उन 2 काउंटीज का जो रिजल्ट सामने आया था उसमें जो मार्जिन था वो मजीद कम हो गया था, 500 वोट्स पर आ गया था, जिसकी वजह से लार्जर रिकाउंट ऑर्डर किया गया। और उस लार्जर रिकाउंट में यह देखा गया कि सिर्फ एक काउंटी से ही 29,000 वोट्स को डिस्क्वालीफाई किया गया, डिसरिगार्ड किया गया, जिसमें उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, जो कि लार्जली आज की तरह उस वक्त भी रिपब्लिकन कोर्ट थी, उसने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि ये रिकाउंटिंग आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आप तमाम वोट्स को रिकाउंट कीजिए, और अगर ऐसा नहीं करते, चुने हुए वोटों को रिकाउंट करते हैं, चंद वोटों को रिकाउंट करते हैं, तो ये 14th अमेंडमेंट के अगेंस्ट है। लिहाजा
कंसीड करना पड़ा एल गोर को और रिपब्लिकन की हुकूमत बन गई। इस वक्त भी ट्रंप को देखा जाए, उनकी जो बयान आते रहे हैं, जो उनका पिछला माजी रहा है, उसको देखा जाए तो ये तासुर लिया जा रहा था कि इस बार भी ऐसा ही हो सकता है। और नजर भी आ रहा था क्लियरली, ट्रंप का प्लान भी था, जैसा मैंने आपको बताया कि ये वन ऑफ द मोस्ट लिटिगेटेड इलेक्शंस ऑफ यूएस हिस्ट्री है। इसमें जो ऑस्ट एवरेज सामने आ रही थी अक्टूबर के बाद से, वो 1 लॉसूट पर डे की सामने आ रही थी। 150 से ज्यादा केसेस इस वक्त कोर्ट में इसके बारे में सुने जा रहे हैं। मगर मैं आपको बताता चलूं तो जो 7 स्विंग स्टेट्स में जो 3 स्विंग स्टेट्स थी, उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा फोकस रखा गया है। मिशिगन की स्टेट में That was a very बुश के इलेक्शन के बाद की, क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक सो फार ये काफ़ी रेलेवेंट इलेक्शन रहा है और कई मुबसरीन ने इसके बारे में बार बार बात की है। विल कम बैक टू यू, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं नाज़रीन के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं किया जा रहा था कि वो इस तरीके से टर्न आउट होंगे, लेकिन फिर भी वो टर्न आउट हो रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आयोवा का एक बहुत ही कंसर्निंग पोल सामने आया था बिल्कुल इलेक्शन से 2 दिन पहले, और उसमें यही नज़र आ रहा था कि आयोवा जो वैसे एक रेड स्टेट कहा जाता है, रिपब्लिकन स्टेट कहा जाता है, वो कमाला की तरफ जा रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि कोलोराडो जो खुद एक रेड स्टेट है, वो भी कमाला की तरफ जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और कमाला इस वक्त एक बहुत ही गहरी कशमकश में मगन है जो ब्लू वॉल की तरफ चल रही है। तो मुइज़, आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताएं कि व्हाट डू यू थिंक कि वेयर आर दीज स्विंग स्टेट्स गोइंग? देखें, अभी तो एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, जैसे स्विंग स्टेट्स, मतलब अगर आप देख लें नॉर्थ कैरोलिना का, अगर आप जॉर्जिया का देख लें, तो वो रेड टेरिटरी में, जैसे मैंने नाज़रीन को शुरू में भी बताया, वो जाती हुई नज़र आ रही है। नेवाडा के अभी रिजल्ट्स अभी आना बाकी हैं, तो वील वेट फॉर इट। पेंसिल्वेनिया ब्लू था, फिर रेड हो गया, बट एक्चुअली द मार्जिन्स आर वेरी स्लिम राइट नाउ। तो अभी जो है ना, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि कहाँ जा सकते हैं, बट लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस विद टाइम, क्योंकि अमरीकी इंतखाब में काउंटिंग में भी पूरा वक्त लग जाता है। बट आई थिंक नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया जिस तरफ चले गए हैं वो उधर ही रहेंगे। पेंसिल्वेनिया का भी इट्स अर्ली टू प्रेडिक्ट, बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमाद रोहिल्ला साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपने पूरा एक बड़ा जामे तज्जिया दिया अमेरिका के जो अपने मामलात हैं उस हवाले से, तो आप अमेरिका के मामलात को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पाकिस्तान को भी आप बहुत अच्छी तरह आप देखते हैं। तो अभी तक तो जो पाकिस्तान के अमरीकी इंतखाबात के तनाजुर में जो पाकिस्तान में जो एक डिस्कोर्स है, वो सारा एक ही तरफ शिफ्ट हुआ है कि जी इसके सियासी असरात क्या होंगे। बट बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइंस अगर हम पाकिस्तान को रखें एज अ कंट्री, तो क्या दोनों में से पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर हो सकता है प्रेसिडेंट आपके मुताबिक? मेरे ख्याल से पाकिस्तान से पहले, अगर आपकी इजाजत हो, तो मैं जरा मुसलमानों के ऊपर बात करूंगा कि मुसलमानों के लिए ओवरऑल कौन बेहतर हो सकता है। जो गाजा की सिचुएशन थी, जो गाजा की सिचुएशन है, वहां पर जो मुसलमानों का हाल है, वही कहा जा रहा है, पहले भी कहा जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ा ह्यूज ब्लाइंड स्पॉट होगा डेमोक्रेट्स के लिए, जो उसको ये इलेक्शन कॉस्ट भी कर सकता है। नजर आ रहा है कि शायद यही एक बहुत बड़ा इशू था जिसकी वजह से शायद वो पीछे रह गए हैं। जो आपका सवाल पाकिस्तान के मामले में है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान हो या मुसलमान हो, दोनों के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी तब्दीली नहीं आएगी और कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फेवरेबल इफेक्ट या रिजल्ट नहीं आएगा, खास कोई भी जीते। चाइनीज जो एनालिसिस करने वाले थे, उन्होंने अपने बारे में कहा है कि चाइना ट्रंप को और हैरिस को ऐसे देखता है कि दीज आर 2 bowls ऑफ पॉइजन, जिनमें से कोई भी एक पिएंगे तो वो जहर का ही प्याला होगा। मेरे नजदीक मुसलमान भी, पाकिस्तान भी इस वक्त इस बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। हमारे लिए भी कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ चीज नहीं आएगी सामने। जो कहा जा रहा है, जो अमेरिका का हमारे साथ एक डिमांड है कि IMF से लिए गए पैसों को आप चाइनीज कमर्शियल बैंक को वापस इंटरेस्ट की सूरत में मत कीजिए, वही मुझे नजर आता है, उसी को लगता है कि वही उसी पॉलिसी को लेकर आगे चला जाएगा। बाकी हमें बताया जाता है कि वो हर मुल्क के साथ अमेरिका एक इंडिपेंडेंट ताल्लुक रखता है। हमें भी कहा जा रहा है कि आपके साथ भी एक इंडिपेंडेंट ताल्लुक रखा जाएगा, चाइना के साथ आपको नत्थी नहीं किया जाएगा, आपको टैग नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, हमें भी समझना चाहिए। हमाद साहब, आई थिंक ये बहुत ही इंसाइटफुल रिस्पॉन्स था, और चाइना के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ये इलेक्शन वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है। अब बात करते हैं कि कौन से स्विंग स्टेट्स हैं और वहाँ
क्या सूरत हाल है कि जिसकी वजह से जो तवक्कात हैं वो इस वक्त हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरिज़ोना के बारे में। नाउ एरिज़ोना में एक बहुत सिग्निफिकेंट लैटिनो पॉपुलेशन भी मौजूद है और ये वो लैटिनो पॉपुलेशन है जिनको हमने देखा है रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इंक्लाइन होते हुए, और इसके कई पोल्स हैं, इसमें कई ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है उन लाटिनो कम्युनिटीज़ की जो फाइनली अब डोनाल्ड ट्रंप की रैलीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी की इन जनरल एक्टिविटीज़ में भी वो शामिल होते हैं। उसके अलावा हम ये भी बताते चलें कि लास्ट इलेक्शन साइकिल में 2020 में एरिज़ोना बाइडन ने बहुत ही कम मार्जिन से जीता था, सिर्फ 0.4% की मार्जिन से, जिसका मतलब है कि एरिज़ोना इस वक्त ट्रूली एक स्विंग स्टेट है। लेकिन एरिज़ोना स्विंग स्टेट बना भी 2020 में ही था। 2016 तक 2000 से 2016 तक तमाम इलेक्शंस में एरिज़ोना के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को वोट किया था। लेकिन 2020 में जब उन्होंने बाइडन को अपनाया और उसको एक मौका दिया, तो अब हम देखते हैं कि शायद वो ये मौका जो है वो वापस लेना चाहते हैं। वो सेम मौका कमाला को नहीं एक्सटेंड करना चाहते हैं क्योंकि वो भी वाइस प्रेसिडेंट थी इसी गवर्नमेंट में, और जो एरिज़ोना के लोगों के जो है कंसर्न्स हैं वो बहुत सिमिलर हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि फीनिक्स मैरिकोपा काउंटी में जो मौजूद है, मैरिकोपा काउंटी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल इसी काउंटी का है, और ये वही काउंटी है जिसकी को जीतने की वजह से बाइडन को इवेंचुअली स्टेट में 0.4% की मार्जिन मिली थी। एरिज़ोना 10 मिनट पहले ब्लू था और अब रेड है। तो जब हम दिस इज हाउ क्विक एक्चुअली थिंग्स चेंज। मतलब अगर आप स्क्रीन देखते हैं आपको कभी लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जीत रहे हैं, और मतलब हम नाज़रीन को ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपके सामने जो नंबर्स इस वक्त हैं वो अभी काफ़ी प्रीलिमिनरी हैं। अभी थोड़ा सा आई थिंक वेट करना बेहतर है, मेरे ख्याल वेट करना ज़रूरी है। लेकिन इसमें हम जो हमें नंबर्स चेंज होते हुए भी नज़र आ रहे हैं ना, उसके बारे में भी लोगों को बताते हैं। असल में नाज़रीन ये नंबर्स चेंज क्यों होते हैं, कब अचानक से स्टेट रेड हो जाता है, कब ब्लू होता है। जो अर्ली पोलिंग होती है, अर्ली वोटिंग होती है, वो तमाम बैलेट्स हर स्टेट में मुख्तलिफ औकात में काउंट किए जाते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ ये बैलेट्स तब काउंट किए जाते हैं जब पोलिंग बंद हो जाए। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं कि जैसे ही वो बैलेट्स आना शुरू हो जाते हैं, काउंटिंग शुरू हो जाती है, और जब इलेक्शन डे होता है, इन पर्सन वोटिंग होती है, तो उसकी काउंटिंग उसी प्रीवियस काउंटिंग से कंटिन्यू होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कई ज़्यादा स्टेट्स में पहले ही कास्ट किए गए हैं और वो बाद में काउंट होना शुरू हुए हैं, तो ऑब्वियसली जब एक बहुत ह्यूज चंक ऑफ बैलेट्स बाद में काउंट होगा तो रिजल्ट चेंज होगा। और हमने ये भी देखा है कि अर्ली वोटिंग में डेमोक्रेट्स ज़्यादातर वोट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा रिबा, हम आपसे भी राय रहते रहेंगे। हमारे साथ हमाद रोहिला साहब भी मौजूद हैं। किया है वाशिंगटन डीसी से इफ्तिखार हुसैन साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से ताल्लुक़ है, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इफ्तिखार साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी कुछ रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और जो ट्रेंड्स मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक पिक्चर अभी थोड़ी थोड़ी बनना शुरू हो गई है, आपके मुताबिक हम इससे क्या अभी डिड्यूस कर सकते हैं जो अभी अवेलेबल हमारे पास नंबर्स हैं? और इफ्तिखार साहब, इसी के साथ ही आप एक और सवाल भी साथ ही डील कर लें, और वो यही है कि ब्लू वॉल के बारे में आपका क्या ख्याल है, मोर स्पेसिफिकली कि हम देख रहे हैं कि कश्मकश में दोनों पार्टियां मौजूद हैं ब्लू वॉल की, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। I'm glad these are very, very fundamental and basic questions. Yes. पहले अगर इसको डील किया जाए कि क्या पिक्चर इस वक्त what is emerging, उसमें ये है कि देखें ये तो उन स्टेट से नताइज सामने आ रहे हैं जहां it was clear obviously कि mostly उसमें या तो रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है, डीप रेड स्टेट है फॉर एग्जांपल, या ब्लू स्टेट है। जो ये रेस इस वक्त सेटल डाउन हुए, रियली इट इज टू द 7 स्विंग स्टेट्स। उसमें अभी तक कोई इस किस्म के नताइज सामने नहीं है जिससे हम कुछ नताइज अहस कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि ये फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स ये है, आप लोगों ने अभी जो आप तबसरा कर रहे थे उसको मैं सुन रहा था, वो ये है बेसिकली कि रूरल एरियाज में वोट काउंटिंग जो है ना वो तकरीबन जल्दी हो जाती है। फिर ये है कि पहले से वोट डाले गए हैं और जिस दिन के वोट डाले जाते हैं उनकी काउंटिंग में भी रिलेटिवली ये तेजी से हो जाता है इन रिस्पेक्ट टू जो बैलेट पेपर के वोट जो
डाक के जरिए भेज दिए जाते हैं, और वो उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है ना, बाज़ जगहों पे, बाज़ स्टेट्स में, मिसाल के तौर पर अगर कोई यूएस मिलिट्री का बंदा साउथ कोरिया में या जापान में बेस्ड है, वो अपना वोट भेज रहा है, और उसके बाद उसकी जो वेरिफिकेशन, दस्तखत, इस किस्म की चीज़ें, और रूरल इलाकों के, और फिर आपका अर्बन है, उसका एग्जैक्ट मिसाल ये है कि जो यहाँ का मीडिया है उसमें अभी तक वर्जीनिया, जो कि इट वाज प्रेडिक्टेड टू बी डेमोक्रेट स्टेट, लेकिन उसमें इस वक्त तक, जब तक लेट मैंने देखा तो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप उसको लीड कर रहा था। तो उसका ये था कि फेयरफैक्स काउंटी का वोट नहीं आया था। दिस इज एन अर्बन एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वोट बेस। फिर उसका ये है कि अलेक्जेंड्रिया। So we do have this urban and rural divide, and it depends where. For example, in Pennsylvania, right now I see these are not the Voice of America results. I'm talking about the open results in the US media. तो उसमें यह है कि, for example, वहाँ पे जो urban side है, आप इफ्तिखार साहब, आपसे फर्दर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो स्विंग स्टेट्स इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स के अलावा फॉर्मरली एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो डिसाइडेड थे कि किस साइड पे हैं, वो भी स्विंग करना शुरू हो गए हैं। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि कोलोराडो, चले आयोवा की फिर भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि आयोवा कुड बी अ स्विंग स्टेट, लेकिन कोलोराडो का तो किसी को नहीं पता था कि किस तरीके से स्विंग होने वाला है। आपके पास कोई इस तरह की फैक्ट्स या फिगर्स मौजूद हैं कि आप हमें बता सकें कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें खदशा है कि शायद ये भी स्विंग हो जाए? देखें, इस वक्त जो बेसिक चीज़ें हम देख सकते हैं उसमें तो जो बुनियादी स्विंग स्टेट्स का अभी जो 7 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दे आर क्लियर। अभी वर्जीनिया में था, लेकिन वो भी फ्लिप हो रहे अभी, मतलब जो भी नए नताइज सामने आ रहे हैं उस हिसाब से आगे पीछे दोनों। और फिर पेंसिल्वेनिया जो रियल स्विंग स्टेट है, बिल्कुल जिसको हॉट रियल बैटल ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, और अगर ब्लू वॉल में एक भी चला जाए तो फिर डेमोक्रेट्स के लिए बिकम्स वेरी हार्ड। अगर उसको हम देखें इसमें बुनियादी बातें ये होती हैं कि हर साल हर दफा कि हर इलेक्शन में एक जो स्टेट होता है वो जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में भी स्विंग स्टेट हो। उसका वजह ये है, डेफिनेटली आपने भी रेफर किया कि एरिजोना। देखिए, एरिजोना में पिछले अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो 74,000 वोटर्स हैव एडेड टू द न्यू वोटर्स। फिर उसके डेमोग्राफिक्स काफी चेंज हो गए हैं, डेमोग्राफिक्स उसमें नए वोटर्स आ गए हैं। सो दैट्स व्हाई एरिजोना हैज बिकम अ स्विंग स्टेट। फिर ये है कि ये अमेरिका में जो कल्चर है वो ये है कि जॉब्स के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट किसी जगह जाना, और फिर नए वोटों का आना, और फिर जो नए न्यू वोटर्स हैं उसमें किस डेमोग्राफिक के लोग हैं। मिसाल के तौर पर उसमें आया उस स्टेट में लैटिनोस हैं, उसमें मुस्लिम वोट हैं। देखिए, मिशिगन में मुस्लिम वोट है, and it is not becoming a very crucial element now. The reason is कि इफ्तिखार साहब, since you've mentioned मिशिगन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मिशिगन भी रिसेंटली स्विंग स्टेट बना है, और मिशिगन में भी जिस तरह का वोटिंग पैटर्न था 2016 में 92 के बाद पहली दफ़ा रिपब्लिकन्स को वोट दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया गया, उनको आजमाया गया, लेकिन फिर ऐसा महसूस होता है कि शायद वो फेल हो गए इस आजमाइश में। फिर 2020 में वापस बाइडेन ने मिशिगन विन कर लिया, और बाइडेन ने जब मिशिगन विन किया तो उन्होंने 2.6% की मार्जिन से विन किया। अब इस साल जब कमाला ने मिशिगन में अपना काफ़ी अच्छी कैंपेन की है, और हमने देखा कि डिट्रॉइट में M&M जो एक्चुअली बहुत बड़े सुपरस्टार हैं डिट्रॉइट के, और मिशिगन के लोग उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे अल्फाज में याद करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। उन्होंने बराक ओबामा के लिए स्टेज ओपन किया, और बराक ओबामा ने भी बहुत ज़्यादा हेविली कमाला को एंडोर्स किया। इसके अलावा मिशिगन का एक ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मिशिगन की जो ऑटो मेकर्स इंडस्ट्री थी, सबसे पहले उन्होंने ट्रंप की
के ऊपर अपना ट्रस्ट कायम किया और ट्रंप ने अपनी हुकूमत के दौरान उनका एतमाद खो दिया, जिसके बाद उन्होंने बाइडन को आजमाया और बाइडन के दौरानिए में उनका काफ़ी बेहतर जो है वो एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क के जो ऑटो मेकर इंडस्ट्री थी डिट्रॉइट में। तो गिवन ऑल दीज कंडीशंस एंड ऑल्सो द फैक्ट कि 2020 में जब बाइडन जीते हैं तो सिर्फ एक वेन काउंटी में 68% से ज़्यादा वोट उनको मिला था और ऑल्सो बिकॉज 40% जो सिटीजन्स हैं वेन काउंटी के वो ब्लैक सिटीजन्स हैं। तो कंसिडरिंग कि इतने ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं एट प्ले इन ईच इलेक्शन, तो इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी टू से कि कौन से स्टेट्स कहाँ जाएंगे। लेकिन जब हम मिशिगन की बात करते हैं तो मिशिगन ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि मिशिगन का सबसे बड़ी बात है अरब अमेरिकन मुस्लिम्स और अरब अमेरिकन मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने मिशिगन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। जिल स्टाइन को भी ज़्यादा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट अबैंडन हैरिस के नाम से एक पूरी मूवमेंट चली है मिशिगन में जो जिल स्टाइन की तरफ जा रही है। तो व्हेन वी लुक एट ऑल दीज थिंग्स और हम देखते हैं कि जिल स्टाइन उभर रही हैं एज अ वेरी लेजिटिमेट थर्ड कैंडिडेट, तो क्या आपको लगता है कि जिल स्टाइन की वजह से डेमोक्रेट वोट में अच्छा खासा डेंट पड़ सकेगा? ये तो आपने सारी बातें कही हैं, इट इज़ द वेरी एग्जैक्ट एनालिसिस और उसमें सिर्फ मैं ये बताता चलूँ कि they were expected to make a difference for the Democrats, but it is not the case. रीज़न उसकी क्या है वो ये है कि देखो जब भी हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे गए, लोगों से बात की ऑन द ग्राउंड, उसमें ये था कि गज़ा वार की वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका हैरिस खुद भी हिस्सा थी, उनका जो स्टैंड था उसकी वजह से और आपको अभी याद भी होगा कि व्हेन former President Trump was closing his campaign in his last campaign in his last moments, what he said कि मैं अगर मुंतखब हो गया तो मैं जंग को ख़त्म करूँगा. He was nailing the message there मिशिगन में. एक तो ये वजह. दूसरी वजह ये है कि वहाँ पे अगर आप पीछे देखें प्राइमरीज में बहुत से लोगों ने वोट नहीं दिया एंड द रीज़न वाज कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लोग खफा हैं. देखें अब you have to go into the nitty-gritty and the nuts and bolts of the Muslim vote. Muslim vote has traditionally voted on three major factors. Number one, उनका immigration, फिर abortion का, और तीसरा वो जो small business लोग हैं वो उस हिसाब से वोट देते हैं. Because they run shops, they run small businesses, they are small vendors. और उसका ये है कि जब कोविड में हालात ख़राब हुए थे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को पैसे दिए, उनको सपोर्ट किया, उस हिसाब से जो भी मेरी बातें हुई लोगों से, तो दे वर प्रेफरिंग सपोर्टिंग ट्रंप ऑन दैट बेसिस. सो देयर वर सो मेनी रीजन. और फिर ये है कि 2.5 लाख तक, 2,41,000 तक जो आबादी है मिशिगन में, दिस इज क्वाइट अ टाइनी पार्ट ऑफ द 2.5 million registered vote of Muslims across America. और टोटल जो आबादी है मुसलमानों की अराउंड 40 लाख है. ये वो फिगर्स हैं जो केयर काउंसिल ऑन इस्लामिक अमेरिकन रिलेशंस जो एक इदारा है सिविल राइट्स का, उस हिसाब से, और फिर प्यू रिसर्च का. आई वांट टू एट्रीब्यूट ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स टू ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये रिलीज की है, ये डेटा रिलीज की है. सो they were quite in a position and there was a thinking behind this कि इनका जो वोट है. लेकिन क्या हो गया कि कुछ वोट नहीं देंगे तो उसका भी फायदा. बिल्कुल इफ्तिखार साहब, आपका पॉइंट आ गया. मैं हमाद रोहेला साहब के पास जाना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछना चाह रहा हूँ कि हमाद रोहेला साहब, अगर आप जो है कुछ खबरों की जानिब देखें कि वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के अराउंड जो है कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और एंटिसिपेशन एक काफ़ी हाईली पोलराइज्ड एनवायरनमेंट पे ये इंतखाब हुए हैं और ये तवक्को भी की जा रही है कि स्पेशली ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं, जिस किस्म का उन्होंने माहौल बनाया हुआ है कि अगर वो इलेक्शन हार गए तो वो उन्होंने ये काफ़ी पुरतशद्दुद एक पूरा माहौल बनाया हुआ है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पोस्ट इलेक्शन वायलेंस भी हो सकती है. तो ये जो तमाम अगर चीज़ों को हम ज्वाइन करें तो ये अमरीकी जमहूरियत के बारे में क्या बताता है कि आपको कि कोई वीकन हो रही है क्या अमरीकी जमहूरियत?
देखिए वीकन हो रही है या नहीं हो रही है, अगर ये कहना प्रॉब्ली इट्स अ लिटिल टू अर्ली, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि तब्दील हो रही है, सेंटिमेंट तब्दील हो रहा है। और जो कहा जाता है ट्रंप के बारे में, एक एनालिसिस किया जाता है कि ही इज जस्ट अ सिम्पटम नॉट अ कॉज। ये सारी एट्रीब्यूशन आप ट्रंप के ऊपर नहीं कर सकते। अमेरिकन इटसेल्फ जो है वो वहां पर एक आइसोलेशन का, दुनिया से इकोनॉमिकली आइसोलेशन का और इकोनॉमिकली सफिशिएंट होने का, सेल्फ सफिशिएंट होने की बात कही जाती है। इसी वजह से ट्रंप जो है ट्रेड वॉर्स की बात भी कर रहे हैं। दूसरी, ट्रंप की जो शख्सियत है, जैसा मैं पहले अर्ज कर रहा था, वो कभी भी हार नहीं मानते, वो हार को एक्सेप्ट नहीं करते। पिछले इलेक्शन भी जब वो हारे तब भी उन्होंने, जो कैपिटल हिल में हुआ वो तो हुआ, उसके अलावा अदालतों में भी इस मामले को बहुत लेकर गए, जिनमें से 62 केसेस जो है वो हार गए थे और सिर्फ एक केस जीते थे। वहां पर अदालतों ने कहा था कि ये जो केसेस आप हमारे सामने लेकर आए हैं, बहुत दिलचस्प बात है, इसके बारे में कहा था कि ये बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में है, इनके अंदर कोई टेंजिबल, कोई एक्शनेबल एविडेंस मौजूद नहीं है, जिसका नतीजा फिर वहां पर ये निकला कि जो बहुत सारे वुकला थे, उनमें न्यूयॉर्क की जो मेयर थी, उनका नाम था रूडी जिलानी, गालिबन उनका नाम था, उनका भी लाइसेंस इस वजह से रिवोक किया गया कि आप जिस किस्म के केसेस हमारे सामने आज लेकर आए हैं, अगर तो आपकी नीयत अच्छी होती तो ये बिफोर इलेक्शन डे हमारे सामने लाए जाने चाहिए थे। अभी भी मिशिगन, जो तमाम स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स हैं, उनके अंदर से 3 स्टेट्स के अंदर बहुत ज्यादा लिटिगेशन की जा रही है और बहुत ज्यादा तैयारी की जा रही है। ट्रंप साहब के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि वो तो 2020 या 2016 से ही ज़हन साजी करते आ रहे हैं आवाम की। वोटर्स का जो है एतमाद इस सिस्टम के ऊपर हिलाया जा रहा है, वोटर रजिस्ट्रेशन के बारे में लेकर, बैलेट पेपर्स को लेकर, इसको बहुत ज्यादा डैमेज करने की एक बड़ी डेलिब्रेट एफर्ट की जाती है, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमाद रोहिला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार हुसैन साहब, आपने हमें वाशिंगटन DC से ज्वाइन किया, तज्जिया रखा। आई थिंक काफ़ी हमें एक वेरी इंटरेस्टिंग बेहतर डायरेक्शन हमें डेफिनेटली मिली है। अगर हम मेरी प्रेडिक्शन इस वक्त लगा सकते हैं तो प्लीज़ लेट्स पुट दैट अप। जो आई थिंक अब मौका आ गया है कि हम भी कोई ना कोई प्रेडिक्शन करें, क्योंकि सब प्रेडिक्शन कर रहे हैं और प्रेडिक्शन का ही सारा डिस्कशन है जब तक इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाते। एंड सो फार बेस्ड ऑन द पोल्स दैट हैव बीन कमिंग इन, द प्रेडिक्शन इज सच कि आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल डेफिनेटली विन जॉर्जिया, एरिज़ोना एंड नॉर्थ कैरोलिना। और ये मेरा कहना इसलिए है क्योंकि एरिज़ोना में वो काफ़ी अरसे से कैंपेन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नॉर्थ कैरोलिना में उन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा दिन गुजारे हैं। रैली सिटी में उन्होंने बहुत ज़्यादा रैलीज़ निकाली हैं और ये इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना के लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के मेजर्स दिए जा रहे थे। और हर बार जो है वो एक्सेप्ट 2008 जो नॉर्थ कैरोलिना है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही गया है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉर्थ कैरोलिना ज़रूर जाएगा। लेकिन आई डू थिंक दैट एट द एंड ऑफ द डे कमाला हैरिस ब्लू वॉल भी जीतेंगी और नेवाडा भी जीतेंगी। और ये बहुत बड़ी आई एम सेइंग कि काफ़ी बड़ी बात है और शायद ऐसा ना हो। और लेकिन अगर कमाला, मतलब अगर आप वो हालात देखें जिनमें कमाला हैरिस को जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर मिला, तो आई थिंक बहुत उनके पास कम वक्त था और काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, तो उस सब से ग्रैपल करके अगर वो ब्लू वॉल अपनी इंटैक्ट रखती हैं और उन्होंने नेवाडा लेते, आई थिंक ये भी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी ज़रूर है। कामयाबी भी होगी एंड ऑल्सो आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है रो वी वेड का, जो पोलस्टर्स ने भी मिस आउट किया है और अक्सर मुबसरीन ने भी मिस आउट किया है। और ये इसलिए क्योंकि 2022 में ये वाक़या पेश आया और उसके बाद पहली दफ़ा रो वी वेड के ओवरटर्न होने के बाद पहली दफ़ा अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। भले ये क्वान्टिफाइबल इस वक्त ना हो, लेकिन आई डू बिलीव कि ये इम्पैक्ट होगा और ये इम्पैक्ट इस सूरत में नज़र आएगा कि औरतें इन तमाम स्टेट्स में बड़ी तादाद में निकलेंगी और कमाला हैरिस की तरफ वोट कास्ट करेंगी, क्योंकि वो ट्रंप को वापस पावर में नहीं लाना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल अरीबा। नाज़रीन, आपको एक मज़ीद अपडेट दूँ, जिस तरह हमने आपको काफ़ी सोर्सेस कोट किए, न्यूयॉर्क टाइम्स अपना एक टाइम टिकर चला रहा है और कुछ थोड़े अरसे पहले वो एक लीन टिकर था, अब वो जो है लाइकली की तरफ जा रहा है। बट ऑब्वियसली जिस तरह हमने पहले बताया कि अभी ये रिज़ल्ट्स जो है गैर हतमी, गैर सरकारी हैं, तो जैसे जैसे रिज़ल्ट्स आते रहेंगे और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और काउंटिंग पूरी होगी, तब जाके बेहतर पिक्चर आई थिंक नज़र आएगी मेरे ओपिनियन में।
हाँ नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमें पिक्चर और क्लियर होती हुई नज़र आएगी, लेकिन ये नाज़रीन को डेफिनेटली पता होना चाहिए कि देयर आर सेवरल थिंग्स एट प्ले। रो वी वेड का भी ये इलेक्शन है, इमिग्रेशन का भी ये इलेक्शन है, और सबसे बड़ी बात ये इकॉनमी और इन्फ्लेशन का इलेक्शन है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइन के बाद वापस आपसे बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।